हेलो एंड वेलकम टू माय जनरल स्टडी वेब सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी सार विद्युत चैप्टर के बारे में। तो देखिए, जो विद्युत चैप्टर है उसमें जितने भी फैक्ट कॉन्सेप्ट बनेंगे हम आज उस सब के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि विद्युत क्या होती है। देखो, जो विद्युत है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। और आवेश क्या होता है? आवेश एक चार्ज होता है, एक कोई ऐसा कण होते हैं जो क्या करते हैंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करने में सहायक होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाएंगे तो उनको ही हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। यदि हम दूसरे शब्दों में देखें तो देखो, जो एकांक समय में मतलब यूनिट टाइम में, एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से, मान लो कि ये एक चालक तार है, इस चालक तार से यहाँ तक एकांक समय में विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं? हम विद्युत कहते हैं। इसे थोड़ा और समझें तो देखो, यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट, देखो अनुप्रस्थ काट होती है ना, अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है जैसे ये चालक तार है, तो इस चालक तार के जो ऊपर का एरिया होता है, ये सरफेस एरिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो अनुप्रस्थ काट से समय टी में, मतलब समय टी में जो नेट आवेश है, नेट का मतलब होता है टोटल, तो जो टोटल आवेश है क्यू प्रवाहित होता है। यदि टी समय में जो नेट आवेश क्यू प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा आई को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखो, आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। यहाँ क्यू डिनोट करता है आवेश को और टी डिनोट करता है टाइम को। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला कि यदि हम धारा को करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो धारा को परिभाषित करने के लिए हम कहेंगे कि एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत कहेंगे। देखो, यदि सिद्धांत अनुसार एक सिद्धांत होता है कि किसी विद्युत परिपथ में, सिद्धांत के अनुसार यदि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो ऋणावेश होते हैं, देखो एक बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। और प्रोटॉन होते हैं उन पर क्या होता है? धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों जो ऋणावेश हैं के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा कहा जाता है। यहाँ पर ये बात याद रखना कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक चालक तार है, तो ये चालक तार है, यदि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ये हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, तो विद्युत धारा की दिशा का प्रवाह कहाँ होगा? इस तरफ होगा। तो ये क्या हो जाएगी? आई होगी। ठीक है, तो आई की प्रवाह की दिशा कहाँ होगी? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में। तो यही देखा कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो ऋणावेश हैं के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की क्या कहते हैं? दिशा माना जाता है। अब हम चलते हैं विद्युत आवेश। देखो, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक की बात करें तो ऐसा ही मात्रक कूलाम्ब होता है, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बात चल रही है, और यदि जब हम यहाँ बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, ठीक है, जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। देखो, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो ऐसा ही मात्रा कूलाम होता है, कूलाम में जो लगभग क्या होते हैं? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है। देखो, यहाँ हम इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? आवेश की बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। एक कूलम कितना हुआ? इतने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के बराबर होगा। लेकिन यदि हम एक आवेश की बात करें तो एक आवेश पर कितने कूलम होंगे? कि 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब हम देखें कि जो मात्रक है विद्युत धारा का वो होता है एम्पियर, उसे ए से डिनोट करते हैं। और 1 एम्पियर इक्वल होता है 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। अब आगे चलें तो देखो, जो अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर, किस में? ये याद रखना। ठीक है,
प्रश्न आ जाता है कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर क्या होता है। तो जो अल्प परिमाण की विद्युत धारा है उसको हम मिली एम्पियर अथवा माइक्रो एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। तो जो 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि जो अमीटर होता है, अमीटर को हमेशा विद्युत धारा के जो परिपथ होता है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। कहाँ पर? श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। और अमीटर का काम होता है विद्युत धारा को मापना, ठीक है। विद्युत धारा मापक यंत्र क्या होता है? अमीटर होता है। और उसे हमेशा किस में संयोजित करते हैं, किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। देखो यहाँ डायग्राम है, डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये एक बैटरी है, ये कुंजी स्विच है, और ये धारा प्रवाहित हो रही है, और ये बल्ब है, और ये क्या है? अमीटर लगा हुआ है, जो कि किस में है? श्रेणी क्रम में है। यदि यहाँ पर लगा होता तो समांतर क्रम में होता। अगला पॉइंट है कि देखो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तभी प्रवाहित होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तभी प्रवाहित होते हैं जब चालक के अनुदिश इलेक्ट्रॉन दाब में कोई अंतर आता है। क्या? इलेक्ट्रॉन तभी प्रवाहित होते हैं जब चालक के अनुदिश इलेक्ट्रॉन दाब में कोई अंतर आता है, जिसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। देखो जैसे ये दिया है डायग्राम में, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्या है? कोई सेल है, ठीक है। अब ये सेल है और ये वायर के रूप में किससे जुड़ा हुआ है? ये बल्ब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बल्ब अभी नहीं जल रहा है, लेकिन जैसे ही हम ये स्विच है, स्विच को यदि हम ऑन कर देते हैं, स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा? प्रकाशमान होगा, जलने लगेगा। और जैसे ही बल्ब जलेगा तो क्या, जैसे ही स्विच ऑन होगा तो ये बल्ब जलेगा। और उसका कारण यही है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी प्रवाहित होते हैं जब चालक के अनुदिश इलेक्ट्रॉन दाब में कोई अंतर आता है। देखो यहाँ पर उच्च इलेक्ट्रॉन दाब था, जैसे उच्च इलेक्ट्रॉन दाब था यहाँ पर न्यूनतम इलेक्ट्रॉन दाब था। तो उच्च इलेक्ट्रॉन दाब से कहाँ की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे? न्यून इलेक्ट्रॉन दाब की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर जो विभव होगा और यहाँ पर जो विभव होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो भी अंतर होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि देखो किसी धारावाही चालक या विद्युत किसी धारावाही चालक या विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। देखो जैसे हमने पीछे परिभाषा पढ़ी थी विभवांतर की, तो वही इसको समझाने में और बता दिया है कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर बराबर होता है कि किया गया कार्य क्या होगा? जैसे कोई चालक तार है और ये एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु तक विद्युत धारा को लाने में जितना भी कार्य किया जाएगा, उस कार्य में जो भी आवेश प्रवाहित होंगे वही क्या होगा? विभवांतर होगा। देखो हम दोबारा देखें कि किसी धारावाही चालक या विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। अब हम चलते हैं इसके एसआई मात्रक के। देखो एसआई मात्रक इसका होता है वोल्ट, और जो वोल्ट मीटर है, देखो हमने पीछे पढ़ा था कि जो अमीटर होता है, अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और अमीटर का काम क्या होता है? धारा को मापने का काम होता है। वहीं जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापक यंत्र होता है, और इसे हमेशा कहाँ? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ दो चीज़ें याद रखना है। पहला होता है कि जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं वो होता है अमीटर, और जो समांतर क्रम में जोड़ते हैं वो होता है वोल्ट मीटर। अब हम चलते हैं एक इम्पोर्टेंट नियम की ओर, जो है ओम का नियम। देखो 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। क्या किया कि एक धातु का तार लिया और उस धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया, और जो संबंध निकल के आया उसी को क्या कहा गया? ओम का नियम कहा गया। देखो जो ओम का नियम होता है वो क्या होता है उसका हम देख लेते हैं। देखो उनके अनुसार एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के
एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, क्या, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप नियत रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ये धातु का तार है, इसमें ये धारा विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और इसके सिरों पर कोई विभवांतर भी लगा हुआ है। तो इस चालक तार का ताप कैसा रहे, पहली बात तो नियत रहे, स्थिर रहे, और जब इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है और जो सिरों पर विभवांतर लगाया गया है ये एक दूसरे के कैसे होंगे, समानुपाती होंगे। और जब समानुपाती होंगे वही क्या होता है, ओम का नियम होता है। ये देखो भी समानुपाती I, जब समानुपाती को हम हटाएंगे तो एक नियतांक, एक कांस्टेंट आएगा जो क्या कहलाएगा, ओम का कांस्टेंट कहलाएगा। उसे हम क्या नाम दे देते हैं, R देते हैं, और R को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। देखो I इस तरफ आया तो अपॉन में आ गया, बराबर नियतांक बचा, और जो नियतांक था वो R था, और भी बराबर क्या आ गया, जब I हम पुनः उस तरफ ले जाएंगे तो IR हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो प्रतिरोध आया था वो प्रतिरोध क्या होता है। देखो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण, प्रतिरोध के बारे में जान रहे हैं तो किसी चालक का वह गुण जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। देखो जैसे एक ये कोई चालक तार है, ठीक है, इसका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है। यदि ये क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, इस तरफ को जा रही है, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर, और वहीं ये क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध कहाँ होगा, पश्चिम दिशा की ओर कार्य करेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि किसी चालक का वह गुण जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। देखो प्रतिरोध का हम SI मात्रक की बात करें तो SI मात्रक ओम होता है, जो एक ग्रीक अक्षर होता है उसे इससे भी डिनोट करते हैं, ओम को हम इससे डिनोट करते हैं, जो कि क्या है, ग्रीक अक्षर है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि V बराबर क्या, I बराबर क्या होता है, V अपॉन R, और ये कैसे होता है कि हमने पीछे देखा था V बराबर क्या होता है, IR, और जब I यहीं पर रहेगा तो जो R है वो अपॉन में चला जाएगा, V अपॉन R। देखो इससे क्या पता चल रहा है कि जो I है, I V के क्या हो गया, समानुपाती हो गया, और R के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो देखो इसी से ये प्रॉपर्टी बनती है कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध से क्या होगा कि इससे स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत, क्या, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो कि हमने देख लिया अभी। ठीक है, I व्युत्क्रमानुपाती R और I समानुपाती V। तो वही कह रहा है कि किसी प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो कि यदि प्रतिरोध दुगुना हो जाए, क्या हो जाए, प्रतिरोध दुगुना हो जाए तो धारा क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। ठीक है, और यदि प्रतिरोध आधा हो जाए तो धारा क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, हम चलते हैं एक परिवर्ती प्रतिरोध के बारे में। देखो यहाँ हम दो चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे, एक आता है परिवर्ती प्रतिरोध और दूसरा आता है धारा नियंत्रक। ठीक है, ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और याद रखना कि ये विपरीत कार्य करते हैं, मतलब नाम के विपरीत कार्य करते हैं। कैसे, देखो जो प्रतिरोध है, जो परिवर्ती प्रतिरोध है वो धारा को नियंत्रण का काम करेगा, और धारा नियंत्रक है वो प्रतिरोध को नियंत्रक का काम करेगा। ठीक है, देखो पहले हम परिवर्ती प्रतिरोध के बारे में जाना कि देखो स्रोत की वोल्टता में, यदि कोई स्रोत है, बैटरी है, यदि उसके वोल्टेज में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन किए बिना यदि परिपथ की विद्युत धारा को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए। ठीक है, तो उस नियंत्रक करने के लिए जो भी अवयव का यूज किया जाएगा उस अवयव को क्या कहेंगे, हम परिवर्ती प्रतिरोध कहेंगे। दोबारा सुन लो कि स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो हम धारा नियंत्रक की बात करें तो परिवर्ती प्रतिरोध जहाँ पर आ जाए आप याद रखना कि धारा को नियंत्रण का काम करेगा, और धारा नियंत्रक आ जाए तो आप याद रखना कि प्रतिरोध को परिवर्तित करने का काम करेगा। तो देखो परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हम धारा नियंत्रक कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे, कुछ और फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। देखो अच्छा चालक क्या होता है, अच्छा चालक वह होता है जो कम प्रतिरोध लगाता है। ठीक है, और बुरा चालक क्या होता है, जो उच्च प्रतिरोध लगाता है वो बुरा चालक होता है। ठीक है,
उसी को हम हीन चालक भी कहते हैं। और प्रतिरोधक क्या होता है? जो प्रतिरोधक होता है, देखो जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं। और किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो किसी चालक का प्रतिरोध है, यदि ऐसा आ जाता है कि 4 ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, तो उन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ये दे दिए जाएँ कि एक लंबाई, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति, और एक चौथा कुछ और दे दिया जाए, तो आप याद रखना कि ये 3 पर क्या करता है? डिपेंड करता है। अब कैसे करता है? देखो, जो प्रतिरोध है उस चालक तार की लंबाई की कैसे होगा? समानुपाती होगा। और उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है। और पदार्थ की प्रकृति, जैसे जैसा पदार्थ होगा उस प्रकृति के अनुसार उसका प्रतिरोध परिवर्तित होगा। ठीक है। ये देखो, ये इक्वेशन यदि इसको 1 दे दी जाए, इसको 2 दे दिया जाए, और जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो R समानुपाती आ जाएगा L/A। और जब समानुपाती हटता है तो हम कहते हैं कि उसके स्थान पर एक नियतांक आता है। वो नियतांक ये है रो, इसको रो बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या है? ये जो रो है वो वैद्युत या विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है। और इसका SI मात्रक होता है, जो SI मात्रक है उसका SI मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ये हम देखा था कि ये ग्रीक अक्षर है। ठीक है, ओम इंटू मीटर। देखो, धातुओं व मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। किनकी? धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जो कि 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर की कोटि की होती है। तथा विद्युत रोधी पदार्थों जैसे कांच, विद्युत रोधी पदार्थों में कांच आ जाएगा, लकड़ी भी आ जाएगी, तो इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो 10⁻12 से 10⁻17 ओम इंटू मीटर तक होती है। तो इससे आप देख रहे हो कि जो धातुएं और मिश्र धातुएं उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। और जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं उनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा उच्च होती है। क्योंकि देखो, यहाँ धातु और मिश्र धातुओं में माइनस में जा रहा है और ये प्लस में जा रहा है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए क्या होता है कि देखो, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। क्या होता है? मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, जैसे मान लो कि एक मिश्र धातु बनी है ये, ठीक है, और ये मिश्र धातु कोई 2 धातुओं से बनी है, A और B। तो जो मिश्र धातु बनी है इसकी प्रतिरोधकता इसकी और इसकी प्रतिरोधकता से हमेशा क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, इससे और इससे क्या होगी? हमेशा अधिक होगी। इसलिए क्या होता है कि जो जहाँ पर ज़्यादा तापमान वाले मतलब उपकरणों का यूज होता है, वहाँ पर हम साधारणतः क्या मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। जैसे देखो, यदि एग्जांपल देखा जाए तो प्रेस होता है, हीटर होता है, रोस्टर होता है, उनमें हम क्या करते हैं? मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो गर्म करने के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं, यूज में लाए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ज़्यादा उच्च होती है। देखो, इसलिए इनका उच्च ताप पर शीघ्र अपचयन नहीं होता। किनका? मिश्र धातुओं का। ठीक है। और ये हमने देखा आज ओम के नियम तक, और NCERT का सार के बारे में हम जान रहे हैं। कल हम पढ़ेंगे, कुछ 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं इसमें। आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। कल के वीडियो में हम और इसके आगे का करेंगे, और कल हम इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।